दोस्तों, अगर मुझसे पूछा जाए पीएफ कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो पीएफ कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी कंपनी उनका बैंक का केवाईसी या फिर पैन कार्ड का केवाईसी अप्रूव नहीं करती है। और ये समस्या इतनी ज़्यादा बड़ी है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ और आपको सुनाने भी वाला हूँ कि पीएफ ऑफिस इस बारे में क्या कहता है और जो पीएफ ऑफिस ने कहा है वो कितना प्रैक्टिकल है और कितना सच है। पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जो यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल जानकारी है। इस प्रैक्टिकल जानकारी को आप अगर प्रैक्टिकली काम करते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप खुद ही पीएफ मेंबर हैं, आप अगर किसी और चैनल से समझते हैं, किसी और चैनल को देखते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल जानकारी नहीं पता होगी। मैं आपको जो कह रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल जानकारी है। पहले हम कहानी समझ लेते हैं, कहानी समझना ज़रूरी है। कहानी कुछ इस तरह से कहती है कि तीन पार्टियां होती हैं। एक पार्टी है पीएफ ऑफिस, दूसरी पार्टी है आपकी कंपनी और तीसरे पार्टी है आप। ठीक है। आप जो है डायरेक्ट तौर पे पीएफ ऑफिस आपको नहीं जानता है। डायरेक्ट तौर पे पीएफ ऑफिस आपको अगर नहीं जानता है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कंपनी ने आपका पैसा जो है वो काट के पीएफ ऑफिस में जमा कर दिया है। पीएफ ऑफिस कहता है भाई ये पैसा किसका है ये मैं नहीं जानता हूँ, इसे आप जानते हैं। आप अगर सीधे जाके बोलेंगे कि जो पैसे जमा हुए हैं वो मेरे हैं, पीएफ ऑफिस आपको नहीं देगा। वो कहेगा कि अगर ये पैसे आपके हैं तो आप अपना केवाईसी अपडेट करवाइए एम्प्लॉयर के थ्रू। एम्प्लॉयर जब आपके बारे में हमें बता देगा तब हम ये पक्के तौर पे समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जो हमारे पास पैसा आया है वो इसी व्यक्ति का है। और ऐसे में जब अगर भविष्य में आप हमसे पैसे लेने आएंगे तो हम बिना एम्प्लॉयर की सहमति के भी आपको सीधे तौर पे पीएफ निकाल के दे देंगे, चाहे वो पीएफ एडवांस की बात हो या फिर पूरा पैसा निकालना फॉर्म नंबर 1910 सी हो। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए? तो आप डायरेक्ट तौर पे अपना डिटेल जो है पीएफ ऑफिस में अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर की ज़रूरत है तो एम्प्लॉयर की समस्या क्या है? एम्प्लॉयर की समस्या ये है कि जनरली जो एम्प्लॉयर हैं वो जनरली ऐसा काम करते हैं कि उनका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या फिर जो उनका एक तरह से मान लीजिए कि जो पीएफ कंसल्टेंट होते हैं, वो पीएफ कंसल्टेंट इस तरह से काम करते हैं कि आप उन्हें महीने में एक बार डिटेल दे दीजिए, वो आपकी महीने में एक बार डिटेल अपडेट कर देंगे। ऐसे में हर महीने अगर आप कोई ना कोई केवाईसी की रिक्वेस्ट आ रही है, जनरली वो इस केवाईसी के रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान ना देना या फिर एक तरह से नेग्लेक्ट करना, ये एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर इस रिक्वेस्ट को, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर दो कैटेगरी में है। एक तो है कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जहां ऑर्गेनाइज तरीके से बैठा हुआ है, कंपनी है एक, और कंपनी का एक एचआर है। एचआर की एक पॉलिसी है। एचआर की पॉलिसी कई बार कहती है कि जब तक एम्प्लॉय आपके यहाँ चेक ला के ना दे, जब तक एम्प्लॉय आपके यहाँ पासबुक की फ़ोटो ना ला के दे, तब तक आप उसका बैंक केवाईसी अप्रूव नहीं करेंगे। ऐसे में मान लेते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एल एंड टी जैसी कंपनी है। एल एंड टी जैसी कंपनी के पास में मान लीजिए हज़ारों एम्प्लॉय हैं जो सड़कों पे, जो कि अलग अलग क्षेत्र में उनके यहाँ काम कर रहे हैं। और अगर वो एल एंड टी के कर्मचारी अगर वो चाहते हैं अपना बैंक अपडेट करना, तो वो अपने कंपनी तक अपनी पासबुक या फिर चेक को नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से उनका केवाईसी अब पेंडिंग में पड़ा रहता है। उसको ठीक करने का क्या उपाय है? उसको ठीक करने का ये उपाय है कि इन कर्मचारियों का जो भी ठेकेदार हो उस ठेकेदार से कहा जाए और ठेकेदार फिर कंपनी में कम्युनिकेट करे। जब ठेकेदार किसी भी कर्मचारी को लगाता है तो उससे उसके सारे डिटेल्स ली जाती हैं। उन डिटेल्स को अगर कंपनी को भेज दिया जाए सही समय पे सही तरीके से, तो कंपनी उसकी बैंक के केवाईसी ज़रूर से अपडेट कर देगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। ये हो गया एक स्ट्रक्चर तरीका। और दूसरा एक तरीका होता है जहाँ पे वो आदमी जो है वो एक तरह से ठेकेदार है और वो ठेकेदार आपकी केवाईसी बस ढिलाई की वजह से नहीं कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे इसको कोई माइका लाल नहीं है जो इसको कन्विंस कर सके कि भाई तू केवाईसी हमारी कर दे। वो सुनता ही नहीं है, वो आपकी कॉल को अटेंड नहीं करता है। वो कहता है हाँ हम कर देंगे, हाँ हम कर देंगे। 6 महीने साल भर से आपको अटका रहा है। तो पीएफ ऑफिस इसमें एक थ्योरी की तरह कहता है कि हाँ, अगर कोई कर्मचारी आपका इस तरह नहीं कर रहा है तो आप हमारे पास आइए और हम आपके लिए जो है उस कर्मचारी से कहेंगे कि वो आपके इस काम को कर दे। मतलब पीएफ ऑफिस
कर्मचारी को निर्देश दे सकता है कि आपके पास इस तरह की जो रिक्वेस्ट आ रही है आप उसको अप्रूव कीजिए। इसके बारे में मौखिक तौर पे मतलब जो ऑफिस है ऑफिस उसे कॉल करके भी बोल सकता है कि आपकी इस तरह की कंप्लेन आ रही है, आप इसे करिए, और साथ में ही इसे एक औपचारिक नोटिस भी जारी कर सकता है कि आपके बारे में इस तरह की शिकायत आई है, आपसे अनुरोध है कि आप समय से इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें, अन्यथा आपके अगेंस्ट जो है हम जो है शो कॉज नोटिस भी जारी कर सकते हैं कि हम आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लें। तो पीएफ ऑफिस के पास में इस तरह का नियम बना हुआ है जहाँ पे वो इस तरह की कार्रवाई एम्प्लॉयर के खिलाफ कर सकती है, और इसके बारे में पीएफ ऑफिस का कानून बहुत क्लियर कट बताता है कि पीएफ ऑफिस वो जिम्मेवार व्यक्ति है जो आपके इस काम को करवाएगा। एम्प्लॉयर अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेवारी पीएफ ऑफिस की है करवाने की। यही चीज़ हम अगर देखते हैं तो इसी बारे में पीएफ अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी यही चीज़ दोहराई है कि अगर आपकी कंपनी आपका केवाईसी नहीं करती है तो पीएफ ऑफिस उसे एम्प्लॉयर से बात करेगा और एम्प्लॉयर से आपकी केवाईसी करवाएगा, चाहे वो जॉइंट डिक्लेरेशन हो चाहे वो केवाईसी हो। अगर का एम्प्लॉयर ढिलाई की वजह से नहीं कर रहा है तो पीएफ ऑफिस उसके बारे में कार्रवाई करेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि पीएफ ऑफिस ऐसे मामले में सीधे तौर पे अपना पल्ला झाड़ लेता है। पीएफ ऑफिस कहता है कि जो भी आपका काम है आप अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए, आप अपने एम्प्लॉयर से कहिए, हम उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सच्चाई यही है कि जो कहने के लिए है वो नियम ये कहता है कि पीएफ ऑफिस करवाएगा, लेकिन असलियत ये है कि पीएफ ऑफिस कभी भी इस मैटर में एम्प्लॉयर को निर्देश नहीं देता है। अगर तो आप अच्छे से कंप्लेन लगाते हैं, अगर आप पीएफ ऑफिस फिजिकली जाते हैं और वहाँ पे आप सही व्यक्ति तक पहुँच पाते हैं और सही व्यक्ति आपके रिक्वेस्ट पे सही कार्रवाई करता है, तब तो जाके पीएफ ऑफिस निर्देश जारी कर सकता है आपके एम्प्लॉयर को, और आपके एम्प्लॉयर को करना ही करना पड़ेगा। लेकिन 99% केसेस में मैंने देखा है कि पीएफ ऑफिस कभी भी एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि वो उसके केवाईसी को अप्रूव करे, वो उसके केवाईसी जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको अप्रूव करे। तो यहाँ पे मैं पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चीज़ को एक मैंडेटरी प्रोविज़न बना दिया जाए कि जो भी केवाईसी है उसको मैक्सिमम मान लो कि बहुत ज़्यादा बिजी है या डीएससी एक्सपायर हो गया, मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर हर एम्प्लॉयर को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट ना करे उसके ऊपर चाहे 100 रुपये की पेनल्टी लगा दीजिए, पर डे 100 रुपये की पेनल्टी। अगर पीएफ ऑफिस इस तरह का बदलाव कर देता है तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि 100 रुपये पेनल्टी बचाने के लिए कोई भी एम्प्लॉयर एक भी केवाईसी को जो है पेंडिंग नहीं रहने देगा। 30 दिन तो छोड़ो, एक दिन के अंदर ही लोगों की केवाईसी अपडेट हो जाएगी, और इस चीज़ को पीएफ ऑफिस कर सकता है। तो मैं पीएफ ऑफिस से अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ को अपडेट किया जाए, जहां पे पीएफ ऑफिस जो है एम्प्लॉयर को ये कह दे कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो 31वें दिन से आपके ऊपर 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। निश्चित तौर पे एम्प्लॉयर इस काम को कर देगा। बाकी जो पीएफ अधिकारी का कहना है, उनका क्या कहना है इस विषय में, ये आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। और अगर जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल बताया है, ऐसा थ्योरी नहीं बताई है, तो आप निश्चित तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। अगर आपको पर्सनली कंसल्ट करना हो या फिर आपको फॉर्म फाइल करवाना हो तो आप फीस देकर मुझसे भी फॉर्म फाइल करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ़ीस कुछ इस तरह से मैं आपका काम कर दूंगा जैसे फ़ीस दे दी और आपका जो भी एरर है मैंने गायब कर दिया। गायब करने जैसा कोई भी पावर नहीं है। आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करके डॉक्यूमेंटेशन या एम्प्लॉयर के पास जाना या पीएफ ऑफिस जाना, ये सभी चीज़ें गाइड करके आपका काम हो सकता है। विदाउट फॉलोइंग प्रोसेस आपका काम नहीं होगा। साथ में ही अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें, इनकम टैक्स या जीएसटी सीखना चाहें तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।